हेलो स्टूडेंट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। और न्यूक्लियाई जो होगा वो स्टेबल कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या था कि जब किसी भी एक न्यूक्लियन पे, आई मीन एक प्रोटॉन पे जितना कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यदि वो न्यूक्लियर फोर्स को क्या करे, बैलेंस कर ले, या न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स को क्या करे, बैलेंस कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। और यदि अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, तो क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होता है एलिमेंट्स में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, और क्यू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यू वैल्यू क्या होता है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्यू वैल्यू या सिंपल क्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गेमा रेस के बारे में भी आज की क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है। देखो ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का आपका मास नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि जर्मेनियम का रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल एग्जांपल है। तो देखो मैंने ही बताया था कि रेडियस जो होता है किसी भी न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है ना, वो कितना होता है, R इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट, ए के पावर क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, 3 होता है। आर नॉट का वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 फेम्टोमीटर FM, ठीक है। और ए का वैल्यू एक मास नंबर होता है, तो कितना हो जाएगा, 70 के पावर क्या हो जाएगा, 70 के पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 इंटू 17 का थर्ड रूट जो आता है वो क्या आता है, 4.12 आता है। क्या आता है, 4.12 फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, ठीक है। क्या होगा, फर्मीमीटर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.94 फर्मीमीटर आता है, ठीक है। तो ये जर्मेनियम के का जो न्यूक्लियस है, बेसिकली यहाँ रेडियस का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 4.94 फेम्टोमीटर होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। आई मीन क्या है, दो न्यूक्लियाई, दो क्या है, कार्बन न्यूक्लियाई है ना, जिनको क्या किया गया है, इस तरह रखा गया है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। जब दो चार्ज क्या होते हैं, दो चार्ज को हम क्लोज लाते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, दो चार्ज एज ए सिस्टम के रूप में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि देखो इसके लिए भी क्या चाहिए, इसे देख लो, ये क्या है, ये आपका एक C12 है और एक दूसरा C12 है, ठीक है। ये इनका C1 हुआ और ये क्या हो जाएगा, C2। इनके बीच जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, 2R के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इस पे न्यूक्लियाई के बीच इंटरेक्शन पूछा गया है, यहाँ ध्यान देना, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हम यदि देखो तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, हम यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो शायद आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R होता है। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू ZE द होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R, आई मीन 2R। समझ में आया ना, R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यू, अब देखो R हम कैलकुलेट कर लें तो अगेन R इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट, ए के पावर क्या हो जाएगा, 1/3, आर नॉट का वैल्यू रखो 1.2, ठीक है, इंटू
ये कितना है 12 अपॉन के पावर 3 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो यहाँ आर का जो वैल्यू रखोगे ये कितना आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ 2.75 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या, 2.75 इंटू 10⁻⁻15 माइनस क्या हो गया 15। बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। अब तो कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेट कर लेना है। U इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻, क्या होता है 9 इंटू ZE, जेड इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, तो 36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 द होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इंटू 2 भी रहेगा यार यहाँ, हाँ ठीक है। ये क्या आएगा देखो ध्यान से, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल। अब जनरली इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एनर्जी जो एटॉम न्यूक्लियर या एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम एनर्जी लिखते हैं वो जनरली क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू क्या देखो 1.5 इंटू क्या होगा 10⁻⁻12, E से ऊपर नीचे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E का वैल्यू रख दो तो 1.5 इंटू 10⁻12 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ले जाओ तो 1.6 इंटू क्या होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नियरली कितना आएगा 9.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा एनर्जी, ठीक है, क्या होगा एनर्जी हो जाएगा। तो सिंपल, जब भी ये है फॉर्मूला सिंपल, केवल R0 का वैल्यू याद रखना चाहिए आपको, और इसमें A का वैल्यू रख करके मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा था इसमें कि हाउ टू फाइंड आउट द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। अब हम आते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या सिंपल बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मैंने डेफिनेशन बताया था सर कि निगेटिव ऑफ, देखो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने क्या देखा था कि टोटल एनर्जी क्या होता है निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या थी निगेटिव थी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से या एटम से क्या है फ्री नहीं है। समझ में आया ना। तो आपको यदि इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको हाइड्रोजन एटम फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को क्या करोगे इनफाइनाइट सेपरेशन से क्या करोगे लाओगे। तो जो हम क्या कर रहे हैं उनको इनफाइनाइट सेपरेशन से ला करके हाइड्रोजन को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, क्या हाँ सॉरी क्या होगा, देना नहीं पड़ेगा, सॉरी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा। ठीक है, यदि वही क्या है तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और उस केस में 13.6 बाइंडिंग एनर्जी होता था। दूसरे तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि क्या करोगे आप, यदि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से बना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करना, सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, सेपरेट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे ले जाने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी देने पड़ेंगे उसको भी हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ न्यूक्लियर के केस में हम पढ़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है।
तो देखो न्यूक्लियस जो होता है, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस किससे फॉर्म होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। तो प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन्स और फ्री न्यूट्रॉन्स को जब यूज करते हैं, है ना, फॉर्मेशन के लिए, आई मीन उनको यूज करके जब हम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, रिलीज हो जाता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्या है कि एटम, सॉरी न्यूक्लियाई जिस न्यूक्लियन से बना हुआ है, उस न्यूक्लियंस को फ्री करने में जितनी एनर्जी अपने को सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसको सिंपल लिख देंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि अभी क्या है, देखो ये जो क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस, फ्री न्यूक्लियंस है ना, फ्री न्यूक्लियंस। इनको जब कंबाइन करके आप, जब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन, आई मीन फ्री न्यूक्लियन से हम क्या करते हैं, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है, न्यूक्लियस, सॉरी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस। तो ये क्या हुआ, हमने NP, ठीक है, NP, यहां N लिख देते हैं, NPN, PN, ठीक है, PNP, N और NP, ये हमने क्या किया, न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियस। तो कुछ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। दूसरा ये है कि अब क्या करोगे, यदि ये मान लो कि न्यूक्लियस है, देखना ध्यान से, समझना है तुमको, ठीक है, कि फ्री, आई मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द फ्री न्यूक्लियंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम फ्री न्यूक्लियंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या है, कि ये न्यूक्लियस है, ऑलरेडी न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या आई मीन न्यूक्लियन है, ठीक है। अब जब आप क्या करोगे, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको जब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री न्यूक्लियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियंस, PNP, ठीक है, NPN या NNP, ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियंस। समझ में आया ना। तो दोनों प्रोसेस में क्या है, फ्री न्यूक्लियंस को यूज करके न्यूक्लियस बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है बनाने के टाइम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से, है ना, फ्री न्यूक्लियस को फ्री न्यूक्लियंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उतने क्या होगा, आपको क्या होगा, उतना एनर्जी, वही जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा क्यों होगा, ये आपको मालूम है ना कि ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से,
ठीक है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जब आप न्यूक्लियॉन्स का लिखोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बाउंडेड स्टेट में है। इसका मतलब क्या है कि आपको उतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, आप इसके जो न्यूक्लियॉन्स है उसको फ्री कर सकते हो। समझ में आया ना। तो हम बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, कि यदि हम रिएक्शन फॉर्म में लिखें, रिएक्शन फॉर्म में हम सोचें तो ये बात समझ में आया। रिएक्शन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। मान लो कि n क्या है, प्रोटॉन्स है ना, और ये क्या हुआ, n नंबर ऑफ क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स हुआ, ठीक है। n नंबर ऑफ प्रोटॉन, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये मान लो कि न्यूक्लियस का मास है। समझ में आया। तो हम एनर्जी कितना रिलीज होगा वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो, देखो एक्सपेरिमेंटली अब थोड़े टाइम के बाद हम पढ़ेंगे। ये देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है, वो इसके न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या होता है, कम होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। अब कुछ जो मास आइंस्टीन ने क्या बताया था, मास और एनर्जी जो होता है क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। यहाँ जो हम एनर्जी बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। समझ में आया ना। तो जब आप क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या करोगे, इसका फॉर्मेशन करोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ जो मास होता है वो क्या होता है, एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the क्या होगा, the formation of क्या होगा, nucleus from free nucleons, is called nuclear binding energy। समझ में आया क्या? The amount of energy released during the formation of nucleus from the free nucleons is called nuclear binding energy। Another way we can say that क्या होगा, another way we can say that the amount of energy required to make nucleons free from nucleus is called nuclear binding energy। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब यदि क्या होगा, आप मान लो कि किसी भी, जैसे क्या है ये, ठीक है, देखो मैं अभी बता रहा हूं क्या होता है, ये समझ में आया क्या? चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूं। यदि मैं क्या करूंगा, मान लो कि कोई भी क्या है, एटम फॉर्म हो रहा है या न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, इसे देखो क्या होगा, ये कोई क्या है, मान लो लेट अस कंसीडर
ए न्यूक्लियाई x z raised to a is form। अब देखो ये कैसे फॉर्म होगा कैसे फॉर्म होगा देखो क्या होगा इसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आई मीन क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये फ्री प्रोटॉन्स होंगे देखो तो मास ऑफ प्रोटॉन्स इनटू क्या हो जाएगा z प्लस क्या हो जाएगा मास। अब देखो मैं बता रहा हूं यहां क्या है यहाँ एन पी एन पी एन पी एन पी एन पी 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 ठीक है ये न्यूक्लियॉन्स है इससे मान लो कि ये बन रहा है क्या बन रहा है ये न्यूक्लियस बन रहा है ये न्यूक्लियस पी एन ठीक है पी एन पी 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 ठीक है एन पी एन ये न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। ये कौन सा न्यूक्लियस फॉर्म हुआ एक्स जेड प्लस क्या होगा कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। अब क्या होगा यदि इसका मास लिखूं कंजर्वेशन यदि मास का इक्वेशन लिखूं है ना तो देखो तो ये क्या हो जाएगा जेड प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन कितना होगा यार ए माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा यदि कंजर्वेशन ऑफ मास मैं लिखूं ठीक है तो ए माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो तो क्या हो जाएगा मास ऑफ क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा एनर्जी। ठीक है यदि ये न्यूक्लियस का मास है समझ में आया ना ये क्या होगा दिस यदि ये क्या है मास ऑफ क्या होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये देखो ये दिस मास माइनस दिस मास आई मीन क्या है जो न्यूक्लियॉन्स का मास है और न्यूक्लियस का जो मास है वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास होता है वो क्या होता है न्यूक्लियस के मास से क्या होता है ज्यादा होता है समझ में आया ना। तो ये जो मास का डिफरेंस होता है वही आइंस्टीन के अकॉर्डिंगली क्या होता है एनर्जी में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया ना यहाँ से आप देख सकते हो तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी ठीक है यहां से आप क्या लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा ए माइनस जेड क्या होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एक्स ठीक है एम एक्स इंटू क्या हो जाएगा सी डबल स्क्वायर दिस इज कॉल्ड क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्या होता है इस टर्म का नाम है इसको हम डेल्टा एम क्या है इंटू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डेल्टा एम क्या है हम इसको क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ठीक है। और दिस इज क्या होगा स्पीड ऑफ क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट ठीक है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एम इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर ठीक है। मास डिफेक्ट इंटू जनरली हम क्या करते हैं यदि मास क्या होगा एटॉमिक अभी हम देखेंगे ठीक है बाइंडिंग एनर्जी पहले हम मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ लें तो मास डिफेक्ट जो होगा 1 EMU हो 1 AMU हो तो उस सिचुएशन में 1 AMU के कॉरस्पॉन्डेंस कितना एनर्जी रिलीज होता है वो मैंने बताया था कहाँ जब शुरू में ही पढ़ा रहा था कि मास को कभी कभी हम क्या करते हैं इस तरह भी लिखते हैं समझ में आया ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं m इसको क्या लिखेंगे मास अपॉन क्या लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो वहां से भी आएगा हम बाद में देखते हैं समझ में आया ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बाइंडिंग
अब मास डिफेक्ट पढ़ लेते हैं कि मास डिफेक्ट, तो हमने क्या लिखा, न्यूक्लियस का याद रखना। यहाँ x क्या है, x इज मास ऑफ क्या हुआ, न्यूक्लियस, नॉट एटम। समझ में आया ना, एटम का मास होगा तो मास क्या होगा, न्यूक्लियस का मास क्या होगा, एटम का मास माइनस क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यदि लिखना हो तो हम उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ x क्या है, मास ऑफ, हमने क्या माना है, मास ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हम मास डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, मास डिफेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि मान लो कि ये क्या है, देखो ध्यान से, कोई भी एक न्यूक्लियाई बना है, चलो एक्स जेड हम ए कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये कोई एटम है या कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मास क्या होगा बताओ, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास क्या होना चाहिए, देखो तो ए, ठीक है, क्या होगा, सॉरी जेड इंटू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होना चाहिए ए माइनस जेड इंटू क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होना चाहिए ना। एक्चुअल मास क्या होता है, एंड इसको बोलते हैं ऑब्जर्व मास। ऑब्जर्व मास क्या होगा, बताओ क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा m x, मास ऑफ क्या होगा एटम माइनस क्या होगा z इंटू क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन। सही है क्या, अरे ये मास mx हमने देखना है, यहाँ हमने इवन दो सिंबल ये सेम कर यूज कर लिया, लेकिन याद रखना यहाँ हम mx क्या मान रहे हैं, यहाँ mx क्या माना है हमने, मास ऑफ न्यूक्लियस, या x कंसीडर कर लेना है, समझ में आने, यहाँ ऐसे हो तो तुम mx कंसीडर कर लो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। यहाँ याद रखना है ये क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा एलिमेंट्स माइनस क्या हुआ, दिस इज मास ऑफ क्या हो गया प्रोटॉन। तो ये ऑब्जर्व मास हुआ और ये क्या हुआ एक्सपेक्टेड मास हुआ। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्या होगा ऑब्जर्व मास एंड एक्सपेक्टेड मास। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा यहाँ, मास डिफेक्ट, डिफेक्ट इसको हम डेल्टा एम से लिखेंगे, डिनोट करेंगे, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मास एक्सपेक्टेड माइनस क्या हो जाएगा, मास ऑब्जर्व। ठीक है यहां लिखोगे तो आप बता सकते हो मास एक्सपेक्टेड कितना है, देखो यहां से ये लिखने आना चाहिए, मास डिफेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वैल्यू रखो, देखो जेड एम पी प्लस क्या होगा जे ए माइनस जेड क्या होगा एम एन, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, एम एक्स माइनस जेड इंटू क्या होगा एम ई। मास, अब हम क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल्टा एम इंटू क्या होगा सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां याद रखना है केवल क्या होगा कि यदि हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम, इन याद रखना है, एम यू एटॉमिक मास यूनिट इनटू क्या हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया क्या कि कैसे हमने लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अरे 1 MU का अभी देखो उस दिन बताया था, यहाँ क्या है याद रखना है, इंपॉर्टेंट हमेशा यदि ये यूज करोगे फॉर्मूला तो कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, डायरेक्ट यूज करो। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट क्या चीज में कंसीडर करना है, एटॉमिक मास यूनिट में, क्या चीज में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक मास यूनिट में आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। और 931.5 क्योंकि 1 MU इज इक्वल टू क्या होगा बताया था मैंने, 1 MU इज इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 931 क्या होगा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अरे 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.667, आई थिंक 1 पॉइंट कितना होता है 6 या 656 इंटू 10⁻⁻27 kg C लिख दो। तो 1 AMU के कॉरस्पॉन्डेंस जो बाइंडिंग एनर्जी आता है वो कितना आएगा, इतना आएगा। समझ में आया ना, बाइंडिंग एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या होगा 1 AMU, आई मीन 1 AMU कितना आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये माइंड में रखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिफेक्ट इनटू क्या होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया ना। जब भी आपको क्या करना है ये लिखना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया 931 से। अब देखो क्या है, इस पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। एक अब यहाँ एक पॉइंट लिख लो, तुम इस पे देखो क्या करना है, इस मास डिफेक्ट पे क्या करना आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, ये बताओ क्या है कि ग्रेटर द क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी द क्या होगा न्यूक्लियाई एंड वाइस वर्सा। मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ग्रेटर द मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटर द क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी, मोर विल बी द क्या होगा मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा। सही बोल रहा हूँ क्या। अरे जितना ज्यादा क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा एनर्जी की जरूरत होगी न्यूक्लियस को कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियन में क्या कर, फ्री न्यूक्लियंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक नोट में पॉइंट लिख लेना, क्या होगा कि ग्रेटर द क्या होगा द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल विल बी क्या होगा न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये बात समझ में आया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब कभी कभी ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पूछा जाता है, क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे लिख लो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, इसको ऐसे डिनोट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। इस इक्वल टू क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन क्या होगा तो यहाँ लिख सकते हैं बी, क्या लिखेंगे बी ई अपॉन क्या लिखेंगे ए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा पर एक न्यूक्लियॉन्स को क्या करना
वन न्यूक्लियॉन्स को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ एक चीज याद रखना है कि ग्रेटर द क्या होगा, समझ में आना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर द क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मोर स्टेबल विल बी क्या होगा, विल बी न्यूक्लियाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हाँ एक इसमें एक पॉइंट मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप जरूर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वाला जो कर्व है उसको आप क्या करना है, ये होमवर्क है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होमवर्क, इसको तुम कर जाना। ठीक है, वेरिएशन अब क्या होगा, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विथ क्या होगा, विथ एटॉमिक, विथ मास नंबर, मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जाना तुम लोग, है ना, पढ़ करके खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम है और खुद से पढ़ जाओगे तो क्या होगा ये समझ में। तो याद रखना है किसी भी एलिमेंट्स के लिए यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो क्या होगा, वो जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद से एनसीईआरटी कोई भी बुक दिया हुआ है उसमें आप पढ़ोगे, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक बार उसको आप लोग देख जाना। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाँ इस क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना, उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई मीन एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अभी इस पार्ट में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।